तो स्टूडेंट्स हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें क्या होगा, कैसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता वो चीज़ पढ़ते हैं। पहले ना एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यहाँ एक डैम बनाया जाता है जहाँ पे पीछे बहुत सारा जो वाटर है वो कनेक्ट किया जाएगा। तो ये होगा डैम। डैम के बाद यहाँ पे एक ओपनिंग छोड़ेंगे और एक स्लैंट स्लाइड होती है जिसके ऊपर से क्या होगा कि वाटर स्लाइड होके आएगा। रास्ते में इसके टर्बाइन्स होंगे और टर्बाइन्स का जो कनेक्शन होगा वो डायनामो से होगा। डायनामो आगे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट के अंदर स्टोर करेगा। ठीक, अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, कैसे काम करेगा ये वो चीज़ देखेंगे। जैसे क्या होगा, जो डैम बनेगा वो किसी भी एक रिवर के ऊपर डैम बना दिया जाएगा। डैम के पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा कर दिया जाता है। हमें पता है कि पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ तो इसके पास बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये पानी यहाँ से अलो किया जाएगा नीचे गिरने के लिए, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ये स्पीड से नीचे आएगा, इस जो ब्लेड्स है टरबाइन के उससे टकराएगा, स्ट्राइक करेगा और टरबाइन को घुमाएगा। तो टरबाइन जब घूमेंगे तो इसका कनेक्शन पीछे डायनामो से है, जो जनरेटर होता है हमारा। जनरेटर से इस टरबाइन का कनेक्शन, जैसे ही टरबाइन घूमेगा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, जनरली हमारे देश में 30% जो पावर सप्लाई है वो हाइड्रो पावर प्लांट से ही गेन की जाती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगी साथ साथ। लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, कमियां क्या है इसकी? तो सबसे पहली कमी क्या होगी कि डैम बनाने के लिए बहुत सारी जमीन पानी में डूब जाती है, लाखों हेक्टेयर जमीन, जिसमें रहने वाले जो जीव जंतु वो शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी, मतलब वेजिटेशन नष्ट करनी पड़ती है। सारे जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको विस्थापन करना पड़ेगा, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी जगहों पे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे हमें सीधा सा बता दें, जो हवा होती है उसकी एनर्जी यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे एक बड़ा सा टावर लगा के क्या किया जाएगा, एक डायनामो यहाँ पे सेटअप किया जाता है। एक डायनामो यहाँ पे सेटअप करेंगे और जब ये हवा है तो अब इसमें एक खास बात क्या होती है, जो विंड स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। ये एज ए लिमिटेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, विंड एनर्जी की लिमिटेशन है। 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हवा होगी तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वरना नहीं। तो जैसे ये हवा इसके ब्लेड्स पे पड़ती है तो ब्लेड्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, डायनामो रोटेट करेगा, उसका जो एक्शन होगा वो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये विंड एनर्जी का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद विंड एनर्जी में कुछ लिमिटेशंस हो गए हैं, जैसे कि इसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा लगती है। एक तो क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा, मतलब इसका प्लांट लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है स्टार्टिंग में। उसके बाद एक फ़ायदा भी होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, लेस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बहुत कम होती है। मेंटेनेंस मतलब एक बार लगाने के बाद 10-15 साल तक ज़्यादा से मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती है, तो ये इसका एक बेनिफिट भी है। दूसरी बात, 1 मेगा वोल्ट बिजली पैदा करने के लिए करीबन हमें 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। 1 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कितनी चाहिए, 2 हेक्टेयर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट से जो हमें एनर्जी मिलती है। तो 2 फॉर्म है इसकी हमें, एक तो सोलर एनर्जी का यूज करें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करें, या फिर हम कुकिंग पर्पज के लिए, कुकिंग पर्पज के लिए। यहाँ पे हमें पता है ये सोलर सेल के लिए यूज की जाती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी होगी, सोलर सेल क्या होगा, सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो
जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, लेकिन सोलर डिवाइस की एक कमी क्या है कि एफिशिएंट बहुत कम है। एक सोलर सेल से सिर्फ दो वोल्ट ही बैटरी की एनर्जी ही हम जनरेट कर सकते हैं। इस वजह से सोलर सेल्स की एक सीरीज लगाए जाते हैं, मतलब 100-150 सोलर सेल इकट्ठे करके लगाए जाएंगे, जिससे कि एफिशिएंट अमाउंट में क्या किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। दूसरी बात क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे होंगी, कमियां होती है इसकी, बहुत सारी कमियां तो सीधी सी बात है कि सोलर एनर्जी है सनलाइट से मिलती है, तो सन होगा तो मिलेगी, सन नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। ये लिमिटेशन है। रात को यूज नहीं कर सकते, क्लाउडी डे है उसमें यूज नहीं कर सकते, उसके बाद बारिश हो रही है उसमें यूज नहीं कर सकते, एफिशिएंसी बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है इसकी। उसके बाद जो सेल बनाए जाते हैं सोलर सेल, वो सिलिकॉन से बनते हैं, और सिलिकॉन बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, बहुत ही पॉइजनस मेटलॉइड में आते हैं, बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, उसको डिकम्पोज करना मुश्किल है। इस वजह से वो भी एक इसकी लिमिटेशन इसमें काउंट होगी। उसके बाद कुकिंग पर्पज के लिए सोलर कुकर में यूज करते हैं इसको। सोलर कुकर में यूज होगा। सोलर कुकर में क्या करना है कि सोलर एनर्जी, एक डिब्बा होगा सिंपली, एक यहाँ पे ग्लास स्लैब होती है, सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी और वो उसको रिफ्लेक्ट करके अंदर डालता है। ये अंदर से ब्लैक होगा ब्लैक कलर का। हमें पता है कि ब्लैक कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो सनलाइट की हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। ऊपर इसकी एक ग्लास स्लैब ढकी जाती है, वो ग्लास स्लैब क्या काम करेगी, इसकी हीट को बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि अंदर जो आ रही है वो क्या है, लाइट है, लेकिन बाहर जो जाती है वो रेडिएशन से, रेडिएशन ग्लास के थ्रू बाहर नहीं जा सकती। इस वजह से ये अंदर से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और अंदर रखा हुआ था पकना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी भी वही लिमिटेशंस है। एक तो ये कि इसमें सारी तरह के खाने नहीं बना सकते हम। दूसरी बात, सोलर कुकर है, सोलर एनर्जी पे बेस्ड है, तो इस वजह से धूप में यूज किया जा सकता है, सर्दियों में या फिर रात के वक्त यूज नहीं कर सकते। एक टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम लेता है ये खाना बनाने में। एक सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है वाटर हीटिंग पर्पज के लिए। वाटर हीटर्स के अंदर हमने देखा होगा, वाटर हीटर सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी, पाइपों का एक कॉपर की पाइपें ली जाती है इस तरह से उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो उनके अंदर जो भी पानी होगा कॉपर की पाइपों के अंदर वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गर्म पानी मिल जाता है। लेकिन लिमिटेशंस फिर से वही है, सन होगा तो ये मिलेगा, हम इसकी एनर्जी वरना नहीं मिलेगी। आगे आती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होगी, हमें पता है कि ओशंस के अंदर टाइड्स आते हैं, 24 घंटे में 2 बार टाइड्स आते हैं, तो बहुत सारा पानी एकदम से ऊपर उठता है। तो उसका क्या करते हैं कि हम समुद्र के अंदर या ओशंस के अंदर एक छोटा सा डैम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही टाइड्स आएंगे तो उसका सारा पानी कहाँ पे होगा, इस डैम के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो टाइड्स आए, डैम के अंदर पानी इकट्ठा हो गया, जैसे ही डैम्स पूरे फिल हो जाएंगे पानी से, तो फिर सेम कंसेप्ट लग जाएगा हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में। तो भाई एक स्लैंड छोड़ देंगे, पानी को नीचे अलो किया जाता है, रास्ते में इसके टरबाइन लगा दिया जाएगा। टरबाइन जो है वो आगे डायनामो से कनेक्ट है, ये आगे पावर प्लांट में बिजली यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, तो ये है टाइडल एनर्जी। कैसे एक्सपेक्ट की जाएगी, टाइड्स आएंगे, डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डैम के अंदर टाइड्स का पानी गिरेगा, पानी जब ये डैम पूरा भर जाएगा तो वही हाइड्रो पावर प्लांट की तरह पानी को नीचे गिराया जाएगा टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमेंगे और टरबाइन घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या होंगी कि टाइड्स हर जगह नहीं आते। पहली बात ये, टाइड प्रोन एरिया में ही ये डैम बनाया जा सकता है। दूसरी बात, एफिशिएंसी बहुत कम है, करीबन 10-15 दिन के अंदर ये टैंक बनेगा, तब जाके ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होगी। इस वजह से लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती टाइडल एनर्जी से, तो ये भी एक अल्टरनेट सोर्स के तौर पर यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी भी जनरली ओशंस से रिलेटेड ही वर्ड है। ओशंस में हमें पता है वे ऐसे वेव्स चलती हैं, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, इन वेव्स के जस्ट ऊपर ही टरबाइंस लगा दिए जाएंगे, इन वेव्स के ऊपर ही टरबाइन लगा दिए जाएंगे
और ये क्या करेंगे, इन टर्बाइंस को वेव्स घुमाएगी और हाफ प्लांट के अंदर ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। मतलब जब वेव्स इस साइड आएगी तो उसके बाद जो एनर्जी होगी वो टाइट टर्बाइन को घुमाने के लिए यूज होगी। टर्बाइन का कनेक्शन जनरेटर से है और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ये वेव एनर्जी का कंसेप्ट है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहले लिमिटेशंस, भाई वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती तो टर्बाइन ज़्यादा नहीं घूमेंगे तो एफिशिएंसी बहुत कम होती है। दूसरी बात, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट होगी इसकी। बहुत ज़्यादा खर्चा आता है क्योंकि टर्बाइन बहुत महंगी मशीन होती है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इस वजह से इसको लगाने में भी दिखते हैं। एक वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे वेव बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है, तभी जाके ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। उसके बाद आती है ओशन थर्मल एनर्जी। हमने पढ़ा है कि ओशंस के अंदर अगर हम 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं, 1 किलोमीटर अगर गहराई में जाएंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। 1 किलोमीटर गहराई में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि 2 किलोमीटर जाएंगे 40 डिग्री बढ़ जाएगा, आगे 3 किलोमीटर जाएंगे 60 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर सरफेस पे टेम्परेचर ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस है तो क्या करेंगे, नीचे 1 किलोमीटर उसके कितना मिलेगा टेम्परेचर, 60 डिग्री। और कुछ सब्सटेंस लाइक अमोनिया ऐसा सब्सटेंस है जो 60 डिग्री पे क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, यानी कि वो स्टीम बनाना स्टार्ट करेगा। तो क्या करेंगे, वहाँ पे इस एनर्जी को, इस 60 डिग्री टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा, अमोनिया के टैंक में ये डाला जाएगा। अमोनिया क्या होगा, स्टीम बनाएगा। और स्टीम एनर्जी का यूज कहाँ पे किया जाएगा, टर्बाइंस को घुमाने। स्टीम एनर्जी जो अमोनिया ने स्टीम बनाई, उस एनर्जी का यूज टर्बाइन को घुमाने में किया जाएगा और टर्बाइन से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस वही, हर जगह ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती ओशन थर्मल एनर्जी। दूसरी चीज़, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़, अमोनिया कोई सिंपल सब्सटेंस नहीं है, अमोनिया को बनाने के लिए भी अलग से एक मतलब इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि अमोनिया इजीली अवेलेबल नहीं होता।